तो बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इनसे पूर्व में जो हमने दो वीडियो देखे थे उनमें हमने बात की थी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है नाम जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो कैसे बना, किन परिस्थितियों में उसका उदय हुआ, किन लोगों का उसमें विशेष जो भूमिका रही, उन पे हमने इससे पूर्व बात की है। आज हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का या गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये क्या नहीं है। कई बार ये एक कंफ्यूजन हो जाता है कि गुट निरपेक्षता का मतलब सीधा सा हो गया कि शीत युद्ध जिन दो गुटों के बीच में चल रहा था, सोवियत संघ और यूएसए, तो केवल उनसे बचने के लिए एक अलग गुट बना लिया गया जो उन दोनों की झगड़े से बिल्कुल अलग रहे, जो उनके दोनों के तनाव से बिल्कुल अलग रहे, जो उनके तनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, या जिसे हम कह सकते हैं कि तटस्थ राष्ट्र जो हैं। तो ये तटस्थ राष्ट्र की अवधारणा वाला संगठन नहीं था। यह संगठन तटस्थ नहीं है। तटस्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो हैं, ये दोनों झगड़ रहे हैं, और जेड है ये तीसरा पक्ष है। ये न एक्स के फेवर में बोलता है न वाई के फेवर में बोलता है। ये न किसी का पक्ष लेता है न किसी का विरोध करता है, बल्कि दोनों के प्रति बिल्कुल तटस्थ है। ये ना ये कहता कि भाई एक्स सही है, ना इसको कहता कि भाई तू सही है। तो ये है ना, ये राष्ट्र कहलाता है तटस्थ। इसको किसी से झगड़ा नहीं है, न ही इनको रोकता है। तो ये तटस्थता की भाव है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन तटस्थ नहीं है। तटस्थता की नीति अर्थात निष्क्रियता की नीति इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय है, दोनों लड़ रहे हैं और ये निष्क्रिय और तटस्थ भाव से खड़ा होकर केवल देख रहा है, इस प्रकार की नीति ये नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नेहरू जी इसके बारे में विचार मंथन कर रहे थे, जब बांडुंग सम्मेलन हुआ था, तो वहां ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारा उद्देश्य विश्व शांति है। और विश्व शांति का अर्थ हो गया कि जो भी ऐसी कोई क्रियाविधि होगी जिसमें विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होता है, जिस घटना से या जिस भी किसी कार्य से, तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। हम सही का समर्थन करेंगे और गलत का विरोध करेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसी थी, ये निष्क्रियता इनमें नहीं थी। ठीक है। नहीं इनका इन मुद्दों से अलगाववाद की नीति है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलगाववादी हैं कि भाई इन दोनों समूह से अलग हो गए और दोनों समूह से अलग होकर अपना समूह बना लिया और अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, विश्व शांति के लक्ष्य के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें इसके अर्थ को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि गुट निरपेक्षता कैसी नीति है? गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है, एक सक्रिय नीति है। ठीक है ना। ये हमेशा सक्रिय रहेगा। किन मामलों के लिए? विश्व की शांति के लिए। और इसके लिए इन्होंने शीत युद्ध में यह तय किया कि जो भी पक्ष गलत होगा उस पक्ष को ये लोग गलत कहेंगे, जो सही होगा उसे ये सही कहेंगे। और कहने का अर्थ है कि यदि हम इसको एक शब्द में समझना चाहें गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा को या इसको अर्थ को, तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो एक सकारात्मक और सक्रिय नीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मान्यताओं के अनुसार वैदेशिक मामलों में गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गलत है उसका विरोध करेगी और सही का हमेशा समर्थन करेगी। ठीक है। तो सही और गलत में का दोनों का आकलन करना और उनमें से सही का पक्ष लेना, यह भी इसकी एक नीति है। ये सक्रिय नीति है। और आप देखेंगे कि इनके इसी प्रयास के कारण, इनकी सक्रियता के कारण, इनकी सकारात्मकता के कारण ही आगे चलकर जब हम देखते हैं, जब हम शीत युद्ध का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो शीत युद्ध में आपने देखा होगा कि शीत युद्ध की समाप्ति जब होती है, तनाव शैथिल्य जिसको हम बोलते हैं, दोनों के मध्य जो तनाव था उसमें कमी लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों की रही है, गुट निरपेक्ष आंदोलन मूवमेंट की रही है, इस संगठन की रही है। ठीक है ना। तो ये अलग रहने वाली नीति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ ये एक साहसपूर्ण नीति है।
ये निष्क्रियता की नीति नहीं है, भागने की नीति नहीं है, उनसे पीछा छुड़ाने की नीति नहीं है, बल्कि एक होकर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये इस तरह का एक साहसपूर्ण संगठन ये बना था उस दौर में। ठीक है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कहीं आप इसको ऐसे नहीं समझ लें कि ये एक नकारात्मक नीति है या एक ऐसी नीति है कि इन दोनों राष्ट्रों से केवल बचाव के लिए इन्होंने अपनाई है। इन राष्ट्रों से केवल अलग, इन राष्ट्रों के साथ ये जुड़े नहीं, लेकिन इन राष्ट्रों ने जब भी उसके बाद में कोई भी गतिविधि ऐसी की, कोई आक्रमण किया या एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात की, अंतर्राष्ट्रीय पीस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट में जहां कहीं भी इनको गलत पक्ष दिखाई दिया, इन्होंने खुल के उसका विरोध किया। चाहे वो इजरायल हो, चाहे वो अमेरिका द्वारा भारत के उस पर, अमेरिका द्वारा जो इराक पे किया गया जो आक्रमण है वो हो, चाहे भारत के मामलों में जो पाकिस्तान का मैटर था उसको लेकर भी। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि आपसी मामले कुछ ऐसे उलझ गए जिनकी वजह से हम देखेंगे, जो कमजोरियां जब देखेंगे ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, उस समय हम इन चीजों को पढ़ेंगे। 1956 का चाहे स्वेज नहर का मामला हो, इन राष्ट्रों ने खुलकर उन राष्ट्रों के विरुद्ध बोला है। जहां भी इनको लगा है कि ये चीज गलत है, इन राष्ट्रों ने बिल्कुल खुल के विकसित राष्ट्रों का विरोध किया है, महाशक्तियों का विरोध किया है। समझ गए आप इस चीज को। तो जहां भी आपके ये प्रश्न आता है कई बार कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, तो आप बताइए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों से अलग रहकर एक सकारात्मक और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने वाली वह नीति या वह संगठन है जो सही और गलत का भी आकलन करता है और हमेशा सही का पक्ष लेता है, और विश्व शांति जो है वो इसका प्राथमिक उद्देश्य रहा है। ठीक है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों गुटों से अलग सकारात्मक नीति है, सक्रिय नीति है। ठीक है। तो ये आपके एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें निश्चित रूप से बताना कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुणदोष या सही गलत, इस चीज का उन्होंने हमेशा आकलन किया है, और आकलन करने के बाद में जो भी सही है उस चीज का इन्होंने समर्थन किया है, जो गलत है उस चीज का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। तो ये एक जो साहसपूर्ण सकारात्मक नीति का हमें प्रभाव या जो रूप है वो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दिखाई देता है। ठीक है। तो आप बिल्कुल जब ये प्रश्न आए तो आप निश्चित रूप से इसका अर्थ जब आता है तो आप ये जरूर बताना कि यह तटस्थता की नीति नहीं है, यह अलगाववाद की नीति नहीं है, यह निष्क्रियता की नीति नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक नीति है, सक्रियतापूर्ण नीति है, और यह स्वतंत्र विदेश नीति, हर राष्ट्र जो सही के आधार पर जो है उसके आधार पर, अपना जो मान्यता के आधार पर ये अपनी जो डिसीजन और निर्णय है वो लेने वाली नीति है। और आगे चलकर उसने विश्व शांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसे हम कहते हैं देतांत, तनाव शिथिल्य। शीत युद्ध में जो राष्ट्र थे उनमें जब धीरे धीरे तनाव में शिथिलता जो आनी शुरू होती है उसको हम कहते हैं देतांत, तनाव शिथिल्य। तो इस तनाव शिथिल्य का जो दौर था ना, इस दौर में आप कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत ज्यादा रही है, बहुत बड़ी भूमिका उसकी रही है। ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के का एक अर्थ। अगली हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की, तो आप बता सकते हैं कि देखिए खूब है उद्देश्य, और अभी भी जो करंट में भी आप देखेंगे काफी उद्देश्यों को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी हम केवल कुछ जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। बाकी ये पीडीएफ में आप देखेंगे और बहुत से उसमें मैंने लिखे हैं जो आप तक पहुंचे होंगे व्हाट्सएप में। तो गुटनिरपेक्ष में सबसे पहला है इसका उद्देश्य था, वो था विश्व शांति का। विश्व में शांति हो और शांतिपूर्ण तरीकों से विकास हो, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। और इसके लिए चाहते थे कि जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो उत्पन्न न हो, और इसके लिए इन्होंने माना कि वो सकारात्मक प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये उनका एक उद्देश्य था। तो जो संघर्ष है उनको रोकना और विश्व शांति बनी रहे, और एक शांतिपूर्ण माहौल में विश्व के लोग हैं वो अपना कल्याण कर सकें, ये इसका प्राइमरी लक्ष्य था। दूसरा जो इसका बड़ा लक्ष्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद का विरोध। जहां कहीं भी किसी महाशक्ति या किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर अधिकार था, जहां उन्होंने उसको परतंत्र कर रखा था, तो ऐसे राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिले, उपनिवेशवाद समाप्त हो,
ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया गया। अगला जो उद्देश्य था वो था जितने भी छोटे बड़े जो राष्ट्र हैं उन सभी की संप्रभुता को समान रूप से सम्मान मिले। तो संप्रभुता का सम्मान हो, चाहे वो राष्ट्र कितना ही छोटा हो, चाहे वह राष्ट्र कितना ही बड़ा हो, ठीक है ना। तो संप्रभुता का सम्मान, संप्रभुता में समानता बनी रहे सभी छोटे बड़े राष्ट्रों में, यह भी इनका उद्देश्य था। और इसी तरीके से जो इनके मुख्य उद्देश्य थे उनमें जो शुरुआत में हमने देखा है कि हर राष्ट्र है जो इसका सदस्य है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके, ठीक है ना। तो जितने भी नवोदित राष्ट्र हैं वो सारे के सारे स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके, ये इनका उद्देश्य था, स्वतंत्र विदेश नीति संचालन, ठीक है ना। कोई भी राष्ट्र है वो एक दूसरे इन राष्ट्रों की या विकासशील राष्ट्रों की विदेश नीति पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे, उनको अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले, उन पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाले, बल्कि उनको विदेश नीति स्वतंत्र रूप से सब अपनी अपनी निभाएं, अपना निर्वहन करें। यह भी उद्देश्य किसका था? ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उसके बाद में नस्ल भेद, जो उस समय गोरे काले का भेद कई राष्ट्रों में दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो ये जो नस्ल भेद है इसका उन्होंने रंग भेद भी आप जैसे ले लीजिए, रंग भेद, इस नीति का विरोध। तो नस्ल भेद और रंग भेद की नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी भी राष्ट्र में नहीं हो, यह भी इनका प्रारंभिक उद्देश्य था और यह उद्देश्य लगातार इनका जारी रहा। और इनके कारण आप देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों को इस मामले में झुकना पड़ा और बहुत से कानून इनके पक्ष में बनाने पड़े। तो ये अपन जब इनकी उपलब्धियां देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो मानवता के पक्ष में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैंने बताई थी, शीत युद्ध में जो तनाव शैथिल्य का जो दौर आया वही किसकी देन थी? वही देन इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की थी। अगली जो यदि हम बात करें तो वो आती है कि विश्व के जितने भी, इनका उद्देश्य था कि विश्व में जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो विवाद हैं, उन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से और सम्मानजनक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से उनका जो निपटारा है वो किया जाए। ये इनका उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बड़े राष्ट्र है या जो महाशक्तियां हैं वो अपने फेवर में इन विवादों को हल करें। तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा उद्देश्य था। और सबसे बड़ा उद्देश्य मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया कि जो विश्व शांति है वो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो स्टूडेंट्स, ये हम बात कर सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की। इन उद्देश्यों को लेकर जो विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो नाम है, वो अस्तित्व में आता है और अपनी कार्यप्रणाली शुरू करता है, ठीक है। अगली यदि हम बात करें तो एक छोटी सी बात हम बीच में ले लेते हैं इसकी, जो आपको समझ लेनी है कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो किस तरीके से कार्य करता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन? तो इसमें आप देखिए कि इसमें सम्मेलन जो होते हैं वो मुख्य मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कार्यप्रणाली को हम देखें तो 3 प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहला एक निरंतर जो कार्य करता है, समन्वय ब्यूरो, ठीक है। ये समन्वय ब्यूरो क्या है? ये निरंतर कार्य करता रहता है हमेशा। ये वो मुद्दे देखेगा जिन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करनी है, जिन मुद्दों के ऊपर बहस करनी है, या जो मुद्दे करंट में जिन पे कोई योजनाएं बनानी है, तो ये हमेशा कार्यरत रहता है, ठीक है ना। ये हमेशा आप क्या है कि ये इसका कार्य हमेशा करता रहेगा। और इसका जो केंद्रीय जकार्ता है, जहां इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, इंडोनेशिया, तो ये आप देखिए कि वहां से ये संचालित होते रहते हैं कि ये भाई किस तरीके से इनको काम करना है। कई बार पूछ लेते हैं हेडक्वार्टर वगैरह, तो ये भी आप हमेशा ध्यान में रखा करो, जितने भी संगठन हैं उनके कहाँ उनके हेडक्वार्टर बने हुए हैं वर्तमान में, या जो मूल जिस समय थे उस समय क्या था, कोई चेंज हुआ है। तो ये आपके जीके में भी पूछते हैं और यहाँ भी कई बार 2 नंबर का पूछ लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये चीजें भी आप साथ में जब भी आप पढ़ें इनको नोट करते जाएं और इनको देखते जाएं। तो पहला तो क्या हो गया, समन्वय ब्यूरो, जो हमेशा काम करता रहता है। और इसमें क्या होता है कि
जो सदस्य होते हैं, समन्वय ब्यूरो में जो काम करने वाले होते हैं, ये इन सभी सदस्यों में से निर्वाचित होते हैं। जितने सदस्यों की संख्या होती है उतने इन राष्ट्रों में से निर्वाचित होकर आते हैं और ये हमेशा इन पर कार्य करते रहते हैं। दूसरा जो है वो है मंत्रियों का सम्मेलन। तो ये मंत्रियों का सम्मेलन है, ये किसका है? विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। तो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी ये शिखर सम्मेलन से पहले होता है और इसमें समन्वय ब्यूरो के साथ मिलकर ये देखते हैं किन किन बातों के लिए कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के सामने आने चाहिए, जिन पर विचार विमर्श होना चाहिए, जिन पर कोई कार्य योजना होनी चाहिए, उन पर कार्य ये शुरू करते हैं। तो समन्वय ब्यूरो पूरे साल भर या हमेशा काम करता रहता है। उसके बाद में ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, इसमें इन मुद्दों पर डिस्कशन होता है और इन सब मुद्दों पर डिस्कशन होने के बाद में, और यहाँ जो नए सदस्य मिलना चाहते हैं वो भी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अपना आवेदन कर सकते हैं। कोई नया सदस्य मिलना चाहे, ये सारे मुद्दे फिर वहां रख दिए जाते हैं और सबसे बड़ा जो है ये कहलाता है शिखर सम्मेलन। ठीक है ना? तो शिखर सम्मेलन जो है, ये शिखर सम्मेलन, ये सारे इसमें कौन होते हैं? इसमें राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। जहां राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति होगा, जहां प्रधानमंत्री है वहां प्रधानमंत्री होंगे। तो जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रों के जो मुखिया होते हैं, वो सारे के सारे फिर शिखर सम्मेलन में आते हैं और यह शिखर सम्मेलन 3 वर्ष में एक बार होता है। जैसे 2016 में हुआ था, उसके बाद में 2019 में आपने देखा। ठीक है ना? तो 2016 में पोर्लामार जो था, मार्गरेट द्वीप, वहां हुआ था वेनेजुएला, और वो हुआ था 18-19 अगस्त 2016 को। और जो 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था, और 18वां जो शिखर सम्मेलन था वो आपको बताया ही है अभी हाल ही में अजरबैजान, जिसमें बाकू समिट के नाम से आप कहते हैं, बाकू शिखर सम्मेलन, वो हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ फिर सारे निर्णय होते हैं, चर्चाएं होती है, समझौते होते हैं, जो भी। तो ये पूरे साल भर इस तरीके से अपने 3 तरीकों से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो अपने मुद्दों का चयन करता है, उनके ऊपर जो विचार विमर्श होता है और उन पर निर्णय लिए जाते हैं। ये इसके काम करने का तरीका है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की।